Good morning, students. Today we'll continue the chapter number 3, metals and non-metal. In this chapter, the last time I told you about the reactivity series of metals, and before that we have discussed about the chemical properties of metal. The metals की how they metals perform the chemical reaction with other substances. So for the same continuation of this series of reaction of metals, the next thing is that हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स. मेटल और नॉन मेटल्स भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं. तो वो आपस में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? इट मीन्स व्हेन अ मेटल combine with non-metal, then what happens? That is the next part of this chapter. Now we'll study about that, the reaction of metal with non-metal. So now you can see a slide on your screen, that reaction of metal with non-metal. Reactivity of element is the tendency to attain a complete filled valence shell. देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिएक्शन क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल. वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल. आपने पढ़ा है एटम में क्या होता है? एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं शेल्स. उस शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल. तो आउटर मोस्ट शेल को जो है स्टेबल करने के लिए इसीलिए स्टेबल करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं. स्टेबिलिटी कब होती है? स्टेबिलिटी जब होती है जब आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी होता है. अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, पहला जो शेल होता है उसके लिए 2, और उसके पास जितने भी शेल होते हैं सारे बाहर के, उन सब के लिए स्टेबिलिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. तो ये जो होता है दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्ट. इसी वजह से सारे एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं. कंप्लीट मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं. ठीक है. अब मैं कह रही हूँ कि लूज़ भी करने पड़ते हैं. इसका मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ओनली 1, तो उसको 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. वो 7 इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी और से ले, या वो अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो उसके वैलेंस शेल में वो भी किसी को दे दे. उसको देने से क्या होगा? उसका पिछला जो शेल है उससे पहले वाला शेल जो होगा वो उसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा पहले वाला, और वो उसका कंप्लीट होगा. ठीक है. मतलब जो भी शेल होता है सबसे बाहर का शेल है वो कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज़ द स्टेबिलिटी साइन. वो स्टेबिलिटी शो करती है किसी एलिमेंट की, और हर एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है, और कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. दिस इज़ द मेन रीज़न वाई एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर. इसीलिए एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए. नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं दे लूज़ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मेटल्स जो होते हैं टेंडेंसी लूज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल. और जब भी कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तब उस एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है. प्लस चार्ज को बोलते हैं कैटायन. वो कैटायन बन जाता है. और मेटल्स जो होते हैं मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, सो दे कन्वर्ट इनटू कैटायन. एंड नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. वो गेन करते हैं तो उनको वो क्या करते, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो दे कन्वर्ट इनटू एनायन. नेगेटिव आयन बन जाते हैं. नेगेटिव आयन्स को बोलते हैं एनायन. और जो पॉजिटिव आयन बनते हैं मेटल्स, दे आर कॉल्ड कैटायंस. तो जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. इसका मतलब मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देते हैं. इसमें उसमें जो बॉन्ड बन रहा है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो this type of bond which is formed by transfer of electrons is called electrovalent bond or ionic bond. So this is all about that when a metal reacts with a non-metal,
what happens. Okay, so when a metal react with non-metal, the transfer of electron takes place from metals to non-metal, and by this exchange of electron, a bond is formed between metal and non-metal, that is called ionic bond. And the compound which is formed by the reaction of metal and non-metal, that compound is also called ionic compound. So whenever a metal react with non-metal, ionic compound is formed. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl. देखिए NaCl, Na में Na जो है NaCl में Na जो है वो एक मेटल है, सोडियम. क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और दोनों ही, तो सोडियम जो है वो एक हम जानते हैं हाई रिएक्टिव मेटल है, और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल होता है. तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे एक समझा रही हूँ मैं आपको, सोडियम Na सिंबल और मेटल की कैटेगरी में आता है. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं. अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं. कैसे अरेंज होते हैं वो? सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे? 1. 2 + 8 + 1. सबसे जो इनर मोस्ट शेल, जो पहला शेल होता है, उसमें बस 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की ही होती है. और उसके बाद जो भी बाहर वाले शेल होते हैं, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सब में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. ठीक है, तो यहाँ सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ईजिली इसका जो पिछला वाला शेल है वो पूरा कंप्लीट है. पिछला वाला, क्योंकि पहले वाला सेकंड नंबर वाला शेल तो पहले से कंप्लीट है, तो अगर ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एक बाहर वाले शेल का, तो अब इसके 2 ही शेल बच जाएंगे और उसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? फुलफिल हो जाएगा. सो इट हैज़ टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल. Na सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या बनेगा? Na+. तो यहाँ पे सोडियम मेटल अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना लेते हैं, इसे कैटायन कहते हैं. प्लस आयंस होते हैं कैटायंस. तो ये है, दिस इज अबाउट हाउ सोडियम डू केमिकल रिएक्शन. नाउ अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. क्लोरीन का सिंबल है Cl. एटॉमिक नंबर है 17. इट हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन. इसके में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 3 सब ऑल ओवर. तो कैसे डिवाइड होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 7. सो लाइक दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स ऑफ क्लोरीन. अब इसमें क्या कंडीशन है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्या करेगा ये? इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट. सो इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन Cl + 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बनता है? नेगेटिव आयन. तो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, जिसे बोलते हैं एनायन. तो क्लोरीन कन्वर्ट हो जाता है एनायन में. ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कन्वर्ट होते हैं एनायन में, और मेटल्स कन्वर्ट होते हैं कैटायन में. सो Na गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन इन दिस रिएक्शन. Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Na+ बन गया. क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, वो क्लोरीन माइनस बन गया. इट मीन्स Na से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है क्लोरीन में, और दोनों में एक बॉन्ड बन रहा है, इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड आपस में इस तरह से रिएक्शन करते हैं, और दोनों में एक आयनिक, वैसे आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों में आयंस बन रहे हैं. Na में पॉजिटिव आयन बन रहा है, क्लोरीन में नेगेटिव आयन बन रहा है. दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोरीन की आपस में इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन से बना है. ठीक है, तो यही होता है कि जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो एक आयोनिक बॉन्ड होता है. अब हम पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड ये आयोनिक बॉन्ड बना तो कंपाउंड भी जो क्या कहलाता है? आयोनिक कंपाउंड. तो NaCl क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड. NaCl के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. आपकी बुक में शायद MgCl2 का एग्जाम्पल दिया गया, वो भी कि Mg भी एक मेटल है और क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है. MgCl2 के केस में एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है, मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को देता है अलग अलग, और क्योंकि क्लोरीन को दोनों क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेते हैं. और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं आउटर मोस्ट शेल में,
तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक देता है एक क्लोरीन को और दूसरा देता है दूसरे क्लोरीन को। इस तरीके से वो बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इट प्रोड्यूस आयोनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड बनता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। अब आयोनिक ये तो वही बताया कि मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से क्या क्या होता है, ये वो सेम जो मैंने आपको अभी पूरा समझा दिया है कि मेटल रिएक्शन करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल रिएक्शन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। इस पूरी रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड या उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल या द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब जो आयोनिक कंपाउंड बने लाइक NaCl, MgCl2, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन से जो कंपाउंड बने, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट, फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। और ब्रिटल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी, मतलब एक बार आप गिरा दोगे ना तो टूट बहुत जल्दी। वैसे तो बाहर से तो हार्ड लगते हैं लेकिन गिराने पर बारीक बारीक टूट जाते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है। थर्ड इज सॉलेबिलिटी, ये वाटर में सॉलेबल होते हैं बट कोई और लिक्विड्स लाइक कैरोसिन, पेट्रोल इनमें इनसॉलेबल होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव आयंस। जहाँ आयंस होते हैं वहाँ कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ईजी होता है। So this is all about the properties of ionic compound. Now this chapter is completed. जहाँ तक आपके सिलेबस में अभी है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके आगे का पार्ट चैप्टर में जो भी बुक में गिवन है वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है फॉर इस साल के लिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू क्वेश्चन जो है वो है, वाई इज सोडियम एंड कैरोसिन कैप्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम एंड पोटेशियम कैप्ड इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर हम इन्हें कैरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे तो ये इतने हाई रिएक्टिव होते हैं कि ये दे कैन कॉज फायर। नेक्स्ट है, राइट द एक्सप्लेनेशन टू द विच रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम से रिएक्शन Fe+H2O। और दूसरा है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम पोटेशियम की पानी से, Ca+H2O और K+H2O। ये हमने रिएक्शन पढ़ी हुई हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड जो है, टेबल गिवन है आपको जिसमें आपको 2-3 मेटल्स गिवन है ABCD। इसमें लिखा हुआ है आयरन सल्फेट जो है पहला कंपाउंड, ये रिएक्शन नहीं करता। कॉपर सल्फेट को A जो है डिस्प्लेस कर देता है। अब हम जिंक सल्फेट की बात करें तो उसमें रिएक्शन कुछ भी नहीं बताया गया इस बारे में, और सिल्वर नाइट्रेट में कुछ भी नहीं बताया गया है। सेकंड, बी मेटल के बारे में ये गिवन है कि जो बी मेटल है वो डिस्प्लेस करता है किसको, आयरन सल्फेट को। कॉपर सल्फेट कुछ भी नहीं लिखा गया, जिंक सल्फेट नो रिएक्शन, सिल्वर में कुछ भी गिवन नहीं है। थर्ड है सी मेटल, ये रिएक्शन किसी से भी नहीं कर रहा, ओनली लास्ट वाला सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो चौथा है डी मेटल, जो किसी भी साथ भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा। इससे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव मेटल है, A, B, C और D। देखिए A, B और C और D में जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर पा रहा वो सबसे लेस रिएक्टिव, मतलब D इज़ द लेस रिएक्टिव मेटल, C इज़ हाई मोर देन द D। और अगर हम B की बात करें तो B और A में से हमें बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन इसमें क्वेश्चन यहाँ पूछा है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल कौन है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है यहाँ पे ये होना चाहिए बी, क्योंकि जिंक सल्फेट, आयरन हमारे कहाँ पे आता है, हमने वो पढ़ी थी ना सीरीज़ केदारनाथ का माली आलू जरा फीके बनाता है, तो Fe पहले आता है। तो जिस Fe को जिसने डिस्प्लेस कर लिया वो हाई रिएक्टिव है, मतलब ये है बी। तो बी शुड बी द हाईएस्ट हाई रिएक्टिव मेटल। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ B इज एडेड इन सॉल्यूशन ऑफ C। B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो B अगर हमको C में ऐड करेंगे तो B जो है C को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी कि B हाई रिएक्टिव है और C लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है अरेंज द एलिमेंट इनटू देयर रिएक्टिविटी सीरीज ABCD। तो अभी मैंने बताया आपको B सबसे रिएक्टिव है। उसके बाद हम बात करें तो आई थिंक C आना चाहिए, C या A में से। आप देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन अपने आप करिएगा समझ के। This all question we have covered in the notes, so please first you all try to do this question, then we'll discuss. So this is all about this chapter
यहाँ तक का ये टॉपिक जो चैप्टर कंप्लीट हो गया आज आपका। ब्लू क्वेश्चंस करिए, चैप्टर एंड के क्वेश्चन जो भी हैं रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल जितना हमारा, तो वो आपको बता दूँगी कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आफ्टर दिस फर्स्ट मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवीजन करवाऊंगी यहाँ तक के चैप्टर्स का, और फिर हम दोबारा से आगे जो नेक्स्ट चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कार्बन एंड कंपाउंड। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। जो ऑनलाइन क्लास में अगर अटेंड होगी तो रेडी फॉर द रिवीजन। ओके, सो अब आपका वर्क क्या है, आपको ये ब्लू क्वेश्चंस करने हैं और ये नोट्स जो आज हैं ये लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।